युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्ता सपना बबोधस्या योगो भवति दुःखः। सारे दुख को मिटाना है तो आहार भी सही होनी चाहिए। आहार विहार आचार विचार व्यवहार वाणी ये सब परिष्कार होना चाहिए। देखिए, व्यायाम तो फिजिकल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको हम लोग स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम नाम से दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं और अभ्यास करते हैं। जैसे सूक्ष्म व्यायाम में हम लोग माइक्रो लेवल को एक्सरसाइज देते हैं। अगर हम यौगिक अभ्यास के साथ इसको जोड़ते हैं तो ये धीरे धीरे घटेगा और बिलो 10 पहुंच सकता है। जिसका ब्रीदिंग पैटर्न बिलो 10 हो जाए वो बीमार पड़ने का संभावना कम होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि मोहन कुमार कार्की। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। धन्यवाद दिया जी। सबसे पहले तो एचबीएन न्यूज के सभी दर्शकों को योग भरा नमस्कार। और दिया जी ने आज मुझे इस चैनल में बुला करके योग के बारे में आप सबके साथ चर्चा करने का ये अवसर दिया है, इसके लिए दिया जी को और धन्यवाद। थैंक यू सर। तो कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और कैसे आपने अभी तक अपने कितना अनुभव हो गया आपको इस जर्नी में? दिया जी लगभग 20-22 साल करीब हो गया है योग करते कराते हुए। और सबसे पहले हमने 2003 में वैदिक उपचार संस्था करके हम लोग योग और प्राकृतिक चिकित्सा के सेंटर बना करके, हॉस्पिटल बना करके इस कार्य को आगे बढ़ाए। 2007 से हमने द योगा गुरु इंस्टीट्यूट नाम से एकेडमिक कोर्सेज बीए एमए एमएससी के साथ साथ योग के टीचर्स ट्रेनिंग और साथ में योग के थेरापी के प्रोग्राम्स रेगुलर क्लासेस चला रहे हैं। और दिल्ली में अलग अलग जगह में हमने सेंटर बना रखा है और लगभग 2600 के करीब तो योग के टीचर्स हमने ट्रेन करके सर्टिफाई किए हैं, जो इस समय ग्लोबल योग सिखा रहे हैं। तो सर योग है क्या और इसके क्या लाभ हैं? योग अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो योग का मतलब जोड़ना होता है। इसके अगर भावार्थ हम देखने लगे तो हमारे शरीर के भीतर में कई सारे ऐसे डायमेंशन है। जैसे हमारा शरीर जो बाहर से दिखता है, इसके अंदर एनर्जी का एक मैकेनिज्म काम करता है और उस एनर्जी मैकेनिज्म को भी कंट्रोल करने वाला एक मेंटल मैकेनिज्म है, इमोशनल मैकेनिज्म है। और इन सभी की एक हार्मोनियस अवस्था बन जाता है तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अवस्था पैदा होता है। इसको तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन सभी कोशों को संतुलित करने का एक साधना है। दूसरी ओर इसको हम देखना चाहें तो हमारे राइट बॉडी और लेफ्ट बॉडी के बीच में संतुलन स्थापित करने का साधना है। हमारे माइंड में अगर देखते हैं तो इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव माइंड, लॉजिकल, रैशनल टाइप का माइंड के बीच में भी एक संतुलन आवश्यक होता है। इसी तरह से हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के एक संतुलन होते हैं। ब्लड प्रेशर का एक संतुलन है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक का संतुलन है और इसी तरह से ब्लड शुगर का, ब्लड कंपोजिशन की कई सारी चीजें हैं। इन सब के बीच में बेस्ट संतुलन डेवलप करने का साधन अगर कुछ होता है तो योग है। उसके लिए जिस प्रकार का जीवन शैली हमें जरूरत पड़ता है वो यौगिक जीवन शैली एक प्रकार से योग है। दूसरी ओर हमारे अपने अंदर के तो संतुलन है ही, इसके साथ साथ यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि शब्द हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया। तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर और दूसरों के अंदर में एक प्रकार का वननेस है, सिमिलरिटी है। हम भी पंचतत्व से बने हैं, दुनिया के सभी चीजें पंचतत्व से बने हुए हैं। उन सब के बीच में और हम सब के बीच में एक प्रकार का एक सिमिलरिटी है, वननेस है। उस वननेस को रियलाइज करने का अगर कोई साधना और पद्धति है तो योग है। इस तरह से भीतर और बाहर के संतुलन का साधना योग है। सर आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि योग क्या है और इसके क्या लाभ है। मतलब जैसे अगर आपके जो यहाँ पे आते होंगे, जो योग सीखते होंगे, तो उनके लिए कोई ऐसी पुस्तक आपने लिखी हो या ऐसी कोई पुस्तक हो जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हो? जब मैं शुरू में योग सीखने आया था तो उस समय मैं अपने हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के कारण से आया था। जब मैं
योग करने लगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छे हो गए, तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मैंने योग के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत सारे लाइब्रेरीज़ घूमे। लेकिन योग की जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उनको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से क्रोनोलॉजी के हिसाब से रखे हुए पुस्तक बहुत कम मिलते थे। तो इस गैप को देखते हुए मैंने योग के मुख्य जो साधना के सीक्रेट्स है, 7 सीक्रेट्स ऑफ योग साइंस करके बुक लिखा। ये बुक तो अब तो 5th एडिशन आ चुका है। इसके 4 लैंग्वेज में अलग-अलग एडिशन पब्लिश हो चुके हैं। तो इसमें हमने बिल्कुल कंपाइल कर रखा है योग के आसन्स के, प्राणायाम के, इवन इससे भी पहले सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम से लेकर के षटकर्म से लेकर आसन, प्राणायाम, बंधा, मुद्रा, मेडिटेशन, चक्र साधना, इन सभी चीज़ों को कवर करते हुए एक तरह से ये कंप्लीट योगा गाइड के रूप में मैंने ये पुस्तक लिखा। और इसी पुस्तक को एक तरह से करिकुलम बेस बना करके हम लोग एकेडमिक कोर्सेज भी कंडक्ट करते हैं। सर ये तो बहुत खुशी की बात है। तो कब आपने ये पुस्तक लिखी थी? 2007 में हमने योग के टीचर्स ट्रेनिंग शुरू करे। तो उस समय जब ये आप देख सकते हो 2007 में हमने टीचर्स ट्रेनिंग जब शुरू करे, तब से मैंने लिखना तो शुरू किया था, लेकिन पब्लिश करते करते इसको पहले तो हमने मैनुअल के रूप में बना करके यूज़ किया। 2011 में जाकर के इसको हमने पब्लिश किया है। सर आपने इसमें सारी चीज़ें कवर अप की हैं, मतलब जो लोग इसे पढ़ेंगे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। बिल्कुल, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, पर्सनल साधना को आगे बढ़ाने के लिए, थेरापी के लिए या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए ये बुक पढ़ेंगे तो उनको हेल्प मिलेगी। अगर सर ये किसी को खरीदनी हो तो मतलब कहाँ अवेलेबल है अभी ये कई जगह अवेलेबल है। ऐसे तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। तो ऑनलाइन मोड में अमेजन से लेकर के अलग अलग पोर्टल में ये उपलब्ध है। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टोर में मिल जाता है। कई कॉलेजों में भी ये बुक पढ़ाने शुरू किए हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर किसी को ये बुक खरीदनी हो तो वो अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल और काफ़ी सारे स्टोर्स पे अवेलेबल है, वो ये बुक खरीद सकता है। काफ़ी अच्छी बुक है। तो सर अगर हम आगे की बात करें तो जैसे जो योग है, जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एज ग्रुप हैं आजकल के टाइम पे, तो हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग योगा आसन होते हैं या हर उम्र के लोग योग कर सकते हैं? सबसे मेरा मेन क्वेश्चन यही है। देखिए, योग सभी लोग कर सकते हैं किसी भी एज समूह में। इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए योग करना है तो बिल्कुल खेल खेल में योग करेंगे हम। बहुत सारे एनिमल कैरिकेचर करने टाइप के अलग अलग आसन्स होते हैं एनिमल नाम से, कोबरा पोज, रैबिट पोज, काउ पोज, डॉग पोज, लायन पोज, इस तरह से अलग अलग, एलिफेंट पोज, इस और पिकॉक पोज, कई सारे नाम हैं। तो इस प्रकार के आसन्स हैं जो बच्चे गेम के रूप में अभ्यास करते करते अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्षमता को विकास कर सकते हैं। जैसे अगर कोई फिटनेस सेंट्रिक लोग हैं, उन लोगों के लिए योग के अभ्यास में एक थोड़ा सा इंटेंसिटी सीरीज बनाया जाता है। उसको अष्टांगा, विन्यासा, पावर योगा नाम से सीरीज दिया गया है। तो उसमें थोड़ा इंटेंसिटी रहता है, उसमें एक क्रोनोलॉजी होती है, सीक्वेंस होता है, फ्लो होता है, स्ट्रेंथ चाहिए होता है, रेजिस्टेंस चाहिए होता है। तो उस प्रकार के एक तरह से फिटनेस सेंट्रिक लोगों के लिए शूट करने वाले सीरीज होता है। इसी तरह से सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही जेंटल अभ्यास से शुरू किया जाता है, सूक्ष्म व्यायाम, जिसको माइक्रो एक्सरसाइज कहते हैं। और धीरे धीरे उनके जैसे जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, विद प्रैक्टिस शरीर में एक्लेमेटाइजेशन के कारण से शक्ति का संचार होता है, सहन शक्ति का विकास होता है। जब उनके अंदर ऐसी क्षमता का विकास होता है तो फिर अभ्यास के लेवल को हम अप कर सकते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल बीमार होकर के बेडरिडन पड़े हुए लोगों से लेकर के छोटे बच्चे से लेकर के बिल्कुल फिटनेस फ्रीक टाइप के लोग, बहुत अच्छा फिटनेस मेंटेन करने वाले लोगों के लिए भी योग में बहुत सारे ऐसे साधना है। सर प्राणायाम और व्यायाम, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, व्यायाम तो फिजिकल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको हम लोग स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम नाम से 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं और अभ्यास करते हैं। जैसे सूक्ष्म व्यायाम में हम लोग माइक्रो लेवल को एक्सरसाइज देते हैं। जैसे अब शोल्डर के लिए एक्सरसाइज है, बिल्कुल शोल्डर में ही फोकस एक्सरसाइज है। आप शोल्डर को ऐसे रोटेट करते हो तो इसमें आपको शोल्डर रीजन पर ही इफेक्ट आ रहा होता है।
बाकी जगह इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये सूक्ष्म रूप से शोल्डर के लिए आपने काम किया। जैसे अब ये मूवमेंट कर रहे हो तो ये एल्बो में ही इसका इफेक्ट है, तो ये सूक्ष्म व्यायाम है। और कार्डियोसेंट्रिक इंटेंसिटी क्रिएट करने वाले जो आसन होते हैं उनको हम या आसन या सूर्य नमस्कार टाइप के अभ्यास है, ट्रेडिशनल दंड बैठक के अभ्यास है, इनको हम स्थूल व्यायाम कहते हैं। लेकिन प्राणायाम तो प्राण ऊर्जा को नियंत्रण करने का साधना है। महर्षि पतंजलि जो योग के ऊपर सबसे पुराना लिखा हुआ जो पुस्तक है, लिखित पुस्तक उपलब्ध है, उसके रचनाकार महर्षि पतंजलि है। उन्होंने प्राणायाम के बारे में कहा कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। तो श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद करना, नियंत्रण करना, संतुलित करना, ऑप्टिमाइज करना, इस प्रकार का साधना प्राणायाम है। प्राण पर नियंत्रण का साधना, जब प्राण पर नियंत्रण आता है तो धीरे धीरे शरीर के अंदर का जो बायोमैकेनिक जो मैकेनिज्म, इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलते हैं, इन सब पर संतुलन आता है। इतना ही नहीं, इससे मन पर संतुलन पैदा होता है। अल्टीमेटली एक अवेयरनेस का एक हायर अवस्था, अवेकनिंग स्टेज प्राप्त होता है। इसके बारे में स्वामी स्वात्माराम ने हठ पर दीपिका में कहा, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। तो प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण का साधना से हमारे चित्त, मन, चेतना, ये सब एक तरह से कंट्रोल में आकर के अवेकन हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्राप्त हो सकता है। तो प्राणायाम तो डीपर साधना है और व्यायाम फिजिकल साधना। सर, हम देखते हैं कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पुरानी कई सारी बीमारियां होती है, जैसे कमर दर्द होना, गठिया होना, और भी काफी सारी बीमारियां जो समय के साथ बढ़ती जाती है मगर खत्म नहीं होती। तो योग के द्वारा क्या इन्हें भी खत्म किया जा सकता है? योग ऐसे तो ये साधना हायर एक्सपीरियंस को प्राप्त करने के लिए स्पिरिचुअल साधना है, लेकिन स्पिरिचुअल साधना में आपके अंदर आंतरिक शक्ति का एक बहुत ऊंचे लेवल प्राप्त करना पड़ता है। उस उच्च लेवल को, उच्च स्तर के ठहराव को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शरीर को मजबूत बनाना पड़ता है। इसीलिए योग में ये अलग अलग प्रकार के व्यायाम और आसन किया जाता है, जिसके कारण से शरीर के अंदर का सिस्टम मजबूत हो जाता है। जब शरीर के अंदर सिस्टम मजबूत हो जाए तो बीमारी अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो योग के अभ्यास में जब इंसान धीरे धीरे एक तरह से लग जाता है, जुट जाता है, तो इनिशियल स्टेज में सबसे पहले दिखाई देने वाला जो परिणाम है वो हेल्थ बेनिफिट है। उसमें जो बीमारी है, जो कमजोरी है, जो वीकनेस है, वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और शरीर के अंदर हल्कापन आ जाता है। उनके आहार में संयम पैदा हो जाता है, उनके चॉइसेस इंप्रूव होने लगते हैं, उनकी वाणी में परिष्कार आ जाता है, उनके लाइफस्टाइल ऑर्गेनाइज होने लगता है, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होने लगता है। तो जब ये सब होने लगता है तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सभी अपने आप सुधरने लग जाते हैं। सर, आजकल की हम बात करें तो लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी काफ़ी सारी बीमारियां हो रही हैं, जैसे स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, जो हर एज के ग्रुप के लोगों को देखा जाता है। तो योग के द्वारा ये भी ठीक हो जाता है? देखिए, मानसिक समस्या जो होते हैं ना, इसके अगर रूट को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं डर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, डर के कारण से वो किसी विषय को लेकर के ज़्यादा चिंतन करने लग जाते हैं। ज़्यादा चिंतन करते करते वो चिंता में परिणत हो जाता है, तो चिंता चिता के कारण बन जाता है। अब कहा जाता है, तो ये जो ओवर थिंकिंग, चिंता और धीरे धीरे जाकर के स्ट्रेस का लेवल कंटिन्यूस बढ़ने के कारण से डिस्ट्रेस में पहुंच जाता है, और ऐसे समय होते होते उसके शरीर का जो मैकेनिकल जो एक्टिविटी है, बायो मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं, वो पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है। ऐसे में उसके अंदर कुछ काम करने का सामर्थ्य बचता नहीं है। अब ये सारा चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए नर्वस सिस्टम, उसका भी हेडक्वार्टर है ब्रेन। ब्रेन को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ब्रेन जब ओवर एडजस्टेड हो जाता है, एक तो शरीर का इंटरनल सिस्टम ओवर एडजस्टेड हो चुका है और उसके साथ साथ ब्रेन भी कुछ लेने के लिए कैपेबल ना हो, इस तरह का जब अवस्था आ जाता है तो इंसान फिर डिप्रेशन की ओर चला जाता है, क्योंकि अब वो देखता है कि मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, उस अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है। तो ये अवस्था होता है
एक तरह से डिप्रेशन का, एक तरह से स्ट्रेस का कंटिन्यूस लंबे समय तक होने के कारण से पीक में पहुंचते पहुंचते वो अंदर से इस तरह से बिल्कुल टूटा हुआ अवस्था होता है। अब इसका रूट जो था वो फियर था, फियर का परसेप्शन था। हम जब योग के अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हम शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होने लगता है, जो हीलिंग रिपेयरिंग मेंटेनेंस जो शरीर का नेचुरल मैकेनिज्म है उसको एम्पावर करता है। दूसरी ओर जेंटल रेजिस्टेंस के माध्यम से हम मजबूती ले आते हैं। शारीरिक मजबूती के साथ साथ धीरे धीरे उसके अंदर एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। तीसरी ओर धीरे धीरे उसके अंदर शारीरिक मजबूती को बढ़ाने के लिए जो रेजिस्टेंस का अभ्यास कराते हैं ना, उसके अंदर सहन शक्ति का विकास होता है, उसका मेंटल अवेयरनेस बढ़ने लगता है। फिजिकल अवेयरनेस के साथ साथ एक तरह से एक्सटर्नल अवेयरनेस भी बढ़ने लगता है। जब इंसान का अवेयरनेस बढ़ने लगता है, उसके अंदर का शक्ति बढ़ने लगता है, सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे वो टैकल होते हुए ठीक होते हुए जब देखने लगता है, तो फिर उसके अंदर नए लेवल का एक कॉन्फिडेंस, नए लेवल का जोश, नए लेवल का एक तरह से उत्साह पैदा होता है। धीरे धीरे ये अल्टीमेटली उसका जो भी स्ट्रेस अल्टीमेटली डिस्ट्रेस होते हुए डिप्रेशन अवसाद तक पहुंच रहा था, उसको धीरे 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 रूट से खत्म कर सकता है। सर अगर हम आज की बात करें तो जैसे आजकल हर व्यक्ति की ज़िंदगी जो है वो बिजी हो गई है, मतलब काम फिर घर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो योग करें या ध्यान करें। उनका सबसे ज़्यादा मेन कंसल्ट भी रहता होगा कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है योगा करने के लिए, या इसमें बहुत टाइम लगता है, या ध्यान करते हैं तो हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम ध्यान भी नहीं कर पाते। देखिए क्या होता है, इसके दोनों दो पहलू हैं। इसको एक और से मैं कहूँ तो पहली बात, इंसान जिंदा है तो जिंदा है तो उसके लिए खाने के लिए समय है, कपड़े पहनने के लिए समय है ना, और अपने रूटीन एक्टिविटीज के लिए समय है। तो ये समय लगा करके इंसान सारा चीज करता है क्यों? वो अपने जीवन को अच्छा करने के लिए तो है। अगर अपने जीवन को अच्छा करने के लिए वो खाने पीने से लेकर के बाकी चीजें कर सकता है, तो स्वाभाविक रूप में ये भी कर सकता है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया। अगर शरीर है तो ही आपके सारे ऐश आराम हो सकते हैं, अगर शरीर ने साथ नहीं दिया तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए हाईएस्ट प्रायोरिटी में रख करके साधना करने की जरूरत है, पहली बात। क्योंकि कई बार लोग प्रायोरिटी को सही सेट नहीं कर रहे होते हैं और बहुत मेहनत करके रात दिन मेहनत करके काम करके दो पैसा कमाते हैं, बाद में एक बीमारी आ जाए और उसके बाद हॉस्पिटल के चक्कर काटना पड़े, तो उसके बाद उन्होंने पूरे जीवन लगा करके जो कमाया था उससे भी कुछ नहीं हो पाता है, और देखते देखते इंसान बहुत ही बुरे हाल में पहुंच जाता है। इसीलिए शरीर का केयर तो शुरू से ही करना चाहिए। इस हिसाब से योग के लिए कुछ समय निकालना हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और रोज करनी चाहिए। दूसरी बात, योग ऐसे अलग से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा समय भी नहीं मांगता है। आपके रूटीन में योग में करना क्या है, पूरे शरीर को क्रियाशील करनी है, जिससे रक्त संचार ठीक हो, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई ठीक हो, डिटॉक्स प्रोसेस ठीक हो। दूसरी ओर आप अपने बॉडी को अलाइन करके रखें, मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखें, और साथ में अपने ब्रेथ को ऑप्टिमाइज करके रखें। अर्थात अक्सर जिन लोगों का ब्रेथ बहुत फास्ट चल रहा होता है, उनका एजिंग बहुत रैपिड हो रहा होता है, उनका इंटरनल डीजेनरेशन बहुत तेजी से चल रहा होता है, तो उनके ब्रेथ को थोड़ा ऑप्टिमाइज करनी है। नॉर्मल समय चलते फिरते खाते पीते हमेशा अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करने का आदत बनाएं, ब्रेथ के डेप्थ को बढ़ाएं, जिससे पर मिनट जो ब्रीदिंग का फ्रीक्वेंसी है वो घटे। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग अराउंड 15 से 17 ब्रेथ पर मिनट लेता है। अगर हम यौगिक अभ्यास के साथ इसको जोड़ते हैं तो ये धीरे धीरे घटेगा और बिलो 10 पहुंच सकता है। जिसका ब्रीदिंग पैटर्न बिलो 10 हो जाए वो बीमार पड़ने का संभावना कम होगा। तो इसको आप चलते फिरते भी ब्रेथ को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप योगस्थ होकर के जीवन जी सकते हो, और थोड़ा बहुत समय निकाल करके शरीर को एक्टिवेट करना, सर्कुलेशन और इसमें डिटॉक्सिफिकेशन को फैसिलिटेट करना है। ये आप कभी भी करिए, बस इतनी है कि खाली पेट करनी है। सर अक्सर हम देखते हैं कि लोग वजन घटाने के लिए भी योग करते हैं,
कि लोग कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं लेकिन ये कहेंगे कि हाँ ठीक है हम तो सुबह उठ के योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हम फिट हैं। तो ये सबसे बड़ी भूल है, बेवकूफ़ी है। क्योंकि डाइट ठीक ना रखें तो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है उसको बचा सके। जैसा खाए अन्न ऐसा हुए मन, ऐसा हमारा शरीर, है ना। तो क्योंकि उसी से सारा न्यूट्रिशन बनना है, उसी से शरीर का एक तरह से सेलुलर रिपेयरिंग प्रोसेस चलना है। अगर खान पान गलत होता है तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता सपना बबोधस्य योगो भवति दुःखः। सारे दुख को मिटाना है तो आहार भी सही होनी चाहिए। आहार विहार आचार विचार व्यवहार वाणी ये सब परिष्कार होना चाहिए, तभी जाकर के अल्टीमेटली इंसान अपने पर्सनल हेल्थ को, फिटनेस को अच्छा रख सकता है। हाँ, अगर किसी का वजन किसी कारण से बढ़ भी गया है तो भी अगर इंसान रोज योग के अभ्यास करते हैं तो स्वाभाविक रूप में मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। और जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो अवेयरनेस बढ़ेगा, डाइट कंट्रोल इंप्रूव होने लगेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जो योग के अभ्यास रेगुलर करते हैं उनका वजन अगर बढ़ा भी हो तो वो भी धीरे धीरे घटेगा ही। लेकिन कुछ भी खाते रहो, बस थोड़ी देर योग कर लो, ये सही तरीका नहीं। तो सर जो आज के जो हमारे दर्शक हैं उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो अपने डेली लाइफस्टाइल को किस तरीके से मैनेज करें और योग की तरफ जो है ज़्यादा मूव ऑन करें? देखिए, अगर आप योग करते हैं तो ये आपके लिए है। आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन सहज होगा और आपका आचार विचार व्यवहार वाणी परिष्कार होगा तो आपके जीवन उत्तम बनेगा। तो आप अपने उत्तम जीवन के लिए योगस्थ जीवन जीने का आदत बनाएं। और ये इतना कठिन है नहीं, बस इतना करिए कि हमेशा रात में, क्योंकि सुबह आपको प्लान करना होगा तो रात से प्लानिंग करनी होती है। रात का भोजन जितना हो सके जल्दी और जितना हो सके हल्का रखने का आदत बनाएं, जिससे रात को ये जो भी आपने खाया होगा वह आसानी से पचे, शरीर में लगे और शरीर का सेलुलर रिपेयरिंग हीलिंग मेंटेनेंस का काम आसानी से 5-6 घंटे के अंदर पूरा हो जाए, जिससे आप 6 घंटे के बाद जब उठते हो तो तरोताज़ा महसूस कर सकें। और सुबह उठ करके अपने कम से कम 2 गिलास पानी पिएं, थोड़ा बहुत चल लें। अगर आप कर सकते हैं तो कुछ शंख प्रक्षालन, अर्ध शंख प्रक्षालन के कुछ योगी का अभ्यास होते हैं, उसका अभ्यास भी कर सकते हैं, जिससे पेट आसानी से नेचुरली साफ हो। और पेट साफ होने के बाद कम से कम 20 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक का योग का अभ्यास करिए। उससे आपका पूरा शरीर रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद आपको भूख भी अच्छी लगेगी। ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया करने का आदत बनाइए। रिच कंप्लीट न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट का आदत बनाइए, जो घर में बना हुआ भोजन होगा। और क्योंकि सुबह सुबह ऐसे भी आप खाना खाने के लिए बाहर होटल रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे तो घर का खाना अक्सर हेल्दी ही रहता है कंपेयर करके देखें तो घर का रिच न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट कर लें। उसके बाद आपको ऐसे किसी प्रकार के मंचिंग की उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, उतनी ज़्यादा चाय कॉफ़ी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं और डायरेक्ट जा कर के आप लंच कर सकते हो। लंच के समय में कोशिश करें कि थोड़ा सा सैलेड ले लें और उसके साथ साथ फिर आपके हिसाब से जो भी अच्छा हो, सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल सैलेड्स और उसके साथ दाल साग सब्जी रोटी जो भी आप लेते हो अपने हिसाब से लंच कर लें। लेकिन डिनर में जाते जाते डिनर कंट्रोल करें। और इस प्रकार से आपने अपने लाइफ स्टाइल को बना लिया तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा काटना नहीं पड़ेगा। अगर कोई पहले से बीमारी हो तो वो भी सारे के सारे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और आप संपूर्ण आरोग्य के साथ आनंद से मस्त जीवन जी सकते हो। इसी के साथ साथ आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।